मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व सैनिकों, साथियों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसलमेर से कैप्टन ऑनररी ओम प्रकाश जाजड़ा आज वीडियो के मार्फत आपसे रूबरू हो रहा हूँ और उसके पीछे भी एक कारण है। अभी तक मैं हमेशा ही डेली अपनी पोस्ट डालता था और कभी कभार महीने में 1 या 2 अपनी वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल देता था। मैं जंतर मंतर पे अपने चलते हुए धरने को फरवरी से ही फॉलो कर रहा हूँ। पूर्व सैनिक हूँ, मेरा फर्ज बनता है और धरने में उतार आए, चढ़ाव आए, जो भी आए उसको देखते हुए मैं हमेशा अपना कोई न कोई ओपिनियन देता हूँ। आज सभी भाइयों को सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो इसको बड़े प्यार से बोलते थे कि झंडा दिवस। हम लोग नहीं जानते थे कि सेना दिवस किसे बोलते हैं। आज भी कई बच्चे हैं जो नहीं जानते कि भी झंडा दिवस को तो जानते हैं, लेकिन सेना दिवस को नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोकल भाषा में या कहीं पर भी इसको झंडा दिवस, फ्लैग डे ये बोलते हैं और इसको मनाते हैं। पूरा देश मनाता है और हर भारतवासी मनाता है, चाहे वो 7 समुद्र पार हो, जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश की सेना से प्यार करता है। और हमें चाहिए कि आज जितना से ज़्यादा झंडे हम खरीद पाएँ। झंडे नसीब वाले खरीदते हैं, देश की सेना का झंडा। तो जितने ज़्यादा हम झंडा खरीद पाएँ उतनी अच्छी राशि इकट्ठा होगी और वो हमारे शहीदों के परिवारों के कल्याण विभाग में जाती है और उसका उपयोग कभी गलत नहीं होता है। कोई मतलब शंका है ही नहीं उसके ऊपर, बिल्कुल ही। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झंडा खरीदें और जो पैसा हमारे शहीदों, उनके आश्रितों, उनके वीरांगनाओं के काम आए। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जिनको मैं अपना आइडियल मानते हुए जंतर मंतर से जुड़ा था और बाद में बीच में मतभेद भी हो गए, और कारण कुछ नहीं था। कारण होता है सैनिक एक जो होता है उसका एक अनुशासन, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, एक दूसरे का रेस्पेक्ट, छोटे बड़े रेस्पेक्ट। क्योंकि हम भी एक समाज की तरह ही होते हैं ना। जैसे समाज में पिता होता है, दादा होता है, बड़ा भाई होता है, वैसे ही सेना के अंदर हमें रैंकों में बांट के उस भूमिका को निभाने के लिए बोल दिया गया। निभाते हैं ना। हम ही अपने सीईओ को यूनिट का फादर मानते हैं। जीओसी वगैरह आर्मी जो बड़े होते हैं उनको बड़े फादर मानते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह दो या आप राष्ट्रपति को कह दो, हम अपना गॉड फादर मानते हैं, बड़े पिता मानते हैं, दादा मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि भी जैसलमेर में एक सूबेदार है। हालांकि मैं मालिक की दया से लड़ता झगड़ता, जैसे भी मेरी संघर्ष की ज़िंदगी थी, अपने 30 साल करके, और मैं अपना एक्टिव ऑनररी कैप्टन से पेंशन आ गया। और चाहे वो मैंने लड़के ली हो, चाहे कोर्ट से ली हो, क्योंकि मैं मिलिट्री लॉयर भी हूँ और मैंने सिविल लॉ भी कर रखी है। लेकिन मुझे मेरा हक मिल गया, मुझे कोई वो दुख नहीं है। अब मुझे सिपाही बोलने से तो कोई मेरी पेंशन कम होगी नहीं। लेकिन वो जो मेरे भाई साहब बोल रहे हैं कि एक जैसलमेर में पागल सूबेदार है, पागल है, जिनको प्रकट सिंह साहब का नाम लेते ही उनकी उंगलियों में थिरकन शुरू हो जाती है और कंपन शुरू हो जाती है और वो मैसेज टाइप कर देता है। दोस्तों, मैं भी 20 दिनों से एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, कपिल भाई भी है। कभी आप लोगों ने प्रकट सिंह के बारे में आज तक मेरे किसी पोस्ट में देखा हो या सुना हो तो कृपया मुझे उसकी सूचना देवें। और कपिल भाई, आप भी डालो कि मैंने प्रकट साहब की, जिसको हम बापू बोलते हैं,
आज वो हमारे आइकॉन हो चुके हैं, पूर्व सैनिकों के बापू। अब चाहे कोई साहब का को समर्थन करे या न करे, लेकिन प्रगट साहब बापू हो गए। कोई गांधी जी को लाइक करे या न करे, लेकिन देश के वो बापू है। ऐसे ही प्रगट साहब मालिक करें, उनकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन इतिहास में भी वो बापू प्रगट के नाम से जाने जाएंगे। ये कपिल जी मैं आपको बोल रहा हूँ। इतिहास आप क्या लिखोगे वो तो आपके विचारों से देश को लगता है, हमें भी लगता है कि आप कितना बड़ा अच्छा इतिहास बनाओगे या लिखोगे, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा, अच्छे लोगों द्वारा लिखा जाएगा और अच्छी भूमिका वालों का अच्छी भूमिका के अंदर ही लिखा जाएगा। अगर मैं बुरा हूं तो मेरे लिए बुरा लिखा जाएगा। आप खुद अपने आप को कभी आकलन करते हो कि भी जब ये शुरू हुआ था आंदोलन तो मेरे फॉलोअर कितने थे और आज मेरे फॉलोअर कितने हैं? 90,000। तरन तारण से एक टीम आती है और वहाँ बैठती है और देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए आवाज़ उठाती है, पूरा देश उनके साथ जुड़ जाता है। मैंने पहले भी बोला है, बहुत अच्छा काम करते हो आप, उस दर्जी की तरह जो दिन भर बड़ी मेहनत से बड़ा अच्छा कपड़ा सिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि बहुत मेहनत करके सिला है, लेकिन जब शाम होती है 8 साढ़े 8 तो पता नहीं क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, उस सिले हुए कपड़े को तार तार कर देते हो नफरत और जहरीले बीजों से, और कुछ नहीं। आपकी मेरी तकरार यही है। बाकी यहाँ पर ना मुझे कोई आपसे संपत्ति बंटवारा करना ना आपने करना है। मेरे विचार मेरे रहेंगे, आपके विचार आपके रहेंगे। लेकिन आपने बोला मैं पागल हूँ, जैसे एक बार नहीं, आपने पहले भी कई बार बोला, तो मैं पागल नहीं हूँ। आपके 90,000 के फैन फॉलोइंग है तो कम से कम ये वीडियो देख ले तो ये तो सच्चाई हो जाएगी भाई नहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। मेरी पोस्ट कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हो सकता है ये वीडियो देख ले, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। आंदोलन को आपका दोष नहीं है, या तो हम रोक नहीं पाए या कर नहीं पाए, कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, कैसे हम उठे थे, आज हम कहाँ हो गए, छिन्न भिन्न टुकड़ों के अंदर। फिर भी हमेशा मेरी पोस्ट में एक ही होता है कि भले ही हम सारे एक झंडे के नीचे न भी आएँ तो भी अगर हम, जैसे 4 दिशाएं होती है, एरियाज होते हैं, वैसे अगर हम मिलके, अगर सारे मिलके अगर 2 या 3 या 4 संगठन भी बना ले, जैसे किसानों ने अपने मोर्चे बनाए थे, लेकिन लास्ट में 4 या 5 मोर्चे बन के सभी ने संयुक्त ज्ञापन दे दिया, तो प्रधानमंत्री को लग गया कि भाई अब तो देश का कोई कोना नहीं बचा। शुरुआत में जब पंजाब से टीम आई तो कोई साथ हुआ था? मोदी जी ने सुना था? हरियाणा मिला, राजस्थान मिला, यूपी मिला, एमपी मिला, महाराष्ट्र से गाड़ियाँ आ गई, साउथ से लोग पहुंच गए, तो उनको मजबूर होके और वो घोषणा करनी पड़ी कि मेरी ही कहीं कमी थी। कमी तो उनकी आज भी है, लेकिन आज उनके पास जो ज्ञापन जाता है, चलो एफईए पर जाओ, चाहे किसी का भी जाओ, जो संयुक्त मोर्चा का जाओ, उनके अंदर 2 4 5 आदमी का सिग्नेचर होता है। देश के सैनिकों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है कि देश के पूरे सैनिक, कहीं सो नहीं होता है। और सरकार पागल भी नहीं है कि जो जानती नहीं है। मैं गिनती तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कितनी एजेंसियां हैं देश की सुरक्षा के अंदर जो दिल्ली के अंदर ही तैनात है, शाम को वो रिपोर्ट देती है कि आज क्या हुआ, जंतर मंतर में कौन बैठा, कौन नहीं बैठा। लेकिन आपको गर्व करना चाहिए कि जब आप तरन तारण से आए हो तो देश ने हाथों हाथ, आंखों के ऊपर, देश के हर कोने के सैनिक ने आपको सर आंखों पे बैठाया, सर आंखों के ऊपर। आपने किसी को गाली दी, किसी को वहां से धक्का दिया, कुछ भी दिया, वो भी आज आपके गुणगान कर रहे हैं। कारण वही कि जो आपने एक मकसद था सबको जगाने का, उसमें अहम भूमिका रही। लेकिन अब आप बोलो कि गलतियां नहीं हुई है, भाइयों गलतियां तो हुई है। अब अभी की मीटिंग हुई है आप लोगों की अपना बरनाला के अंदर, लाइव वीडियो है। अब मुझे
आप अगर हम संविधान के तौर पे देखें तो जिस संस्था में सबसे बड़ा पद होता है अध्यक्ष का, अध्यक्ष, और दूसरा होता है सेकंड नंबर सचिव। अब उपाध्यक्ष कितने भी हो सकते हैं, उप सचिव कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य प्रधान एक ही होता है और सचिव भी एक ही होता है। अगर संस्था का प्रधान और सचिव अगर दोनों ही राजनीति में जा रहे हैं तो वो संस्था राजनीति से अछूती नहीं रह सकती। भाई सत्य को स्वीकार करो। और ये गलत तो है नहीं ना, ये कदम क्यों उठाया गया? आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रीफ किया कि भैया आपने कोई बात हमारी नहीं मानी है, ठीक है ना। अब तो हम मतलब जंतर मंतर में देश के हर कोने से सैनिक आके बैठा, हर कोने से देश ने सैनिक ने एक ही आवाज़ उठाई, और चाहे वो FEA हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, हमने 3 जजों की कमेटी मांगी, और तो कुछ मांगा भी नहीं है जो आप हमें नहीं दे रहे हो, जो आप हमें नहीं दे रहे हो। लेकिन सरकार हमें अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि हम कम से कम 50 से 60 सीटों को इफेक्ट करते हैं, और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भी देख रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता से पहले कोई गेम खेल लिया जाए, नहीं तो ये सरकार नहीं सुनेगी। गेम का मतलब कि आमने सामने का कबड्डी, सरकार भी जानती है, और हम भी जानते हैं कि आचार संहिता से पहले हम भी खेल लें, नहीं तो सरकार सुनेगी। सरकार भी जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो इस बार सैनिक जो 13 वाले हैं, 2013 वाले, वो सैनिक नहीं है, ये दूसरे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई क्रेडिट तो अगर 45 साल से हमारी और भी पेंडिंग थी तो क्रेडिट तो बीजेपी को जाएगा ही। और हमारे अंदर बहुत लोग हैं, मैंने बहुत लोगों से चर्चा की है, वो बोले भाई पेंशन बढ़े ना बढ़े, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। दूसरे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए EM और मोदी जी को हटा के ही छोड़ेंगे। तो वैसा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने 3 जजों की कमेटी से मतलब है, और उसके सामने अपनी बातों से, अगर हमारी बातें सही हैं तो सरकार मान ले, नहीं है तो आए। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, विशेष आपसे, मोहन रंजन साहब से भी, कि 2 ही आप आदमी हो जो सीधे गाली गलौज पे आते हो, माँ बहन पे आते हो, किसी को ये नहीं सोचते हो कि इसकी माता बहन भी मेरी माता बहन हो सकती है। किसी को आप वो खिला देते हो, किसी को कुछ कर दो, कुछ वो पिला देते हो, किसी को पेंट में घुसेड़ देते हो। ये शोभा नहीं देता ना, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। और आप यही सोचना, जो आप कोई कमेंट करते हैं ना, वो आप ही के आइडियोलॉजी के है, बाकी लोग बच के चल रहे हैं। भाई साहब, बच्चा कीचड़ में गिरा होता है ना, समझदारी इसमें है कि पहले बच्चे को निकाल के उसकी माता को दे दिया जाए, फिर वहाँ से निकला ना जाए, कीचड़ को साफ किया जाए ताकि दूसरा ना गिरे। तो भाई अगर राजनीतिक कीचड़ है तो हमें गिरना पड़ेगा साफ करने के लिए। तो अगर आपने 11 महीने किया है आंदोलन, लीड किया, सब कुछ किया, तो गलत क्या किया, सही किया है। और अब अगर अब राजनीति में जा रहे हैं, अगर हमारा प्रधान और सचिव चुनाव लड़ रहा है तो हम तो आगे, आप उनसे ऊपर हो क्या? ऊपर तो नहीं हो। संस्था प्रधान से और सचिव से बनती है, ये 2 व्यक्ति के बगैर संस्था नहीं बनती है। कभी रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाते हैं तो 3 ही आदमी मांगते हैं कि भाई ये तीनों में से 2 आदमी हमें यहाँ के चाहिए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो पंजाब हो, जहाँ से आप कर रहे हो, वहाँ के 2 बंदे चाहिए आपको। तो अध्यक्ष और वो अगर सचिव कर रहा है नेचुरली कि हम जा रहे हैं, तो भाई इसको नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव लो। हम आपको बोल रहे हैं, देश के सैनिक, आप बोलो तो ओपिनियन करवा लो, हम आपको बोल रहे हैं कि एक ऐसा अभी समय कम रह गया कि वो चलाओ कि भाई जो भी सेना के खिलाफ जाए, जितने ऑफिसर भी लड़ेंगे ना, उनके सामने भी जवान खड़ा होगा, और वो साबका से ही होगा। लोग साबका में आ जाएंगे लड़ने के लिए। और अच्छी बात है, अगर आप लोग अपने टर्म्स कंडीशन कुछ शर्तें बना के आप वीर सिंह साहब से मिल जाओ कि भैया बात तो जय जवान जय किसान की है, देश को हमने लीड करना है, तो साहब का भी तो सैनिक ही है। तो भाई अगर आपकी कोई शर्त है तो उसको शर्त है, तो भाई वीर सिंह साहब पहले हमारी मीटिंग हो जाए, हमने ये शर्त है भाई ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये हम कर सकते हैं, बाकी आपकी पार्टी के साथ में हम लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा एक ही एजेंडा है
कि हम आम मतलब कोई बंदे से मतलब नहीं है, आम किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी से लड़ लेंगे, लेकिन हमारे टारगेट कौन होंगे? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, साथ में जिसने हमें धोखा दिया, अब उसको भी लपेटो, जो हिमाचल से 5 बार देने के बाद में भी वो श्रीमान ORP का पहले अनाउंस करने वाला 5वीं बारी पड़ ही रहा है, ऐसों को भी लपेटो। और साथ में जितने अधिकारी खड़े हैं, सब अधिकारियों के विरुद्ध में अपने कैंडिडेट खड़े करो। फौजी हमेशा ही आपके साथ है। ठीक है, मेरे जैसे 2-4 आदमी वैसे बकवास करते, करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आंदोलन को वापस उठाना है, ठीक है ना। अब जय जवान जय किसान पार्टी बन गई, वो 543 खड़े तो वो करेंगे जहां तक मुझे उनका जो हौसला दिखाई दे रहा, करेंगे। तो उसके साथ में जो अपना जैसे होता ना एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपना AOR जैसे साहब का है, तो वो क्या है भाई, हमारे को तो इन बंदों के सामने लड़ना है। सैनिकों के अधिकारियों ने हमें धोखा दिया या हमारे साथ चालाकी की है, तो हमें सैनिकों के अधिकारियों के सामने चुनाव लड़ना, जो अधिकारी चुनाव लड़ रहा है या जो देश का प्रधानमंत्री सुनना चाहिए, और रक्षा मंत्री ने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ एक बात हम चूक रहे हैं कि हमारा गॉड फादर राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का, कभी उन्होंने भी एक शब्द भी नहीं बोला, राष्ट्रपति ने भी, तो क्या उनको जाके तीनों सेनाओं के हम लोग माला पहनाएंगे? हमें उनसे भी थोड़ी नाराज़गी तो रहेगी कि मैडम महोदया, आप हमारे देश के पूरे डिफेंस के आप है जो पिता माता कुछ भी कह लो, सब कुछ हो, राष्ट्रपति हो तो सब कुछ हो। आपने कम से कम सरकार को एक बार बोला भी होता ना कि कम से कम इनकी सुन तो लो, दो या मत दो, सुन तो लो, एक बार बुला लो इनको, तो आज हम उनके भी गुणगान कर रहे होते हैं। लेकिन दिल नहीं मान रहा। फिर हम यही बोलेंगे कि भाई ठीक है, हमारे राष्ट्रपति है और हमारे सेना के सबसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं डिफेंस के, तो हम सैल्यूट मारते हैं, 10 बार मारते हैं, 21 तोपों की सलामी देते हैं, लेकिन दिल में रेस्पेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप हमारे माता पिता सब कुछ होते हुए हमारे लिए एक शब्द नहीं बोला आपने 12 महीने में अंदर, 1 साल के अंदर, जबकि ज्ञापन की पहली कॉपी के ऊपर एड्रेस आपका होता है, प्रेसिडेंट महोदय आपका होता है। हमें आपसे उम्मीद है कि अभी भी आप हमारे लिए 2 शब्द सरकार को बोलें, अपने संबोधन में कहीं भी बोलें कि ये हमारे देश के सैनिक है, इन्होंने 65-71 की लड़ियाँ लड़ी है, 62 की लड़ाई लड़ी है, वो बैठे हैं अभी, ठीक है ना। प्रकट साहब हमारे सामने उदाहरण है, हमारे पास में यहाँ जैसलमेर में ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी, और आप देख ही रहे हो किन्हीं के 2 पाँव नहीं है, 2 हाथ नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो कुछ मांग रहे हैं, तो चलो जो मांग रहे हैं सब छोड़ दो, वो जज तय कर देंगे इनको क्या देना क्या नहीं देना, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो अब ये आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, सरकार कर रही है, तो सरकार ये आपघात कर रही है। हाँ, कुछ हमारे जैसे बीजेपी भक्त हो सकते हैं, जिसमें हमारे कोई एक यूट्यूब के साहब भी है जो हमेशा गुणगान उन्हीं के करते हैं, बाकी तो करते नहीं है। चलो भाई रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सही बात तो कह ही दो ना कम से कम। अब परसों नरसों या कल एक लड़का यूट्यूब पे रो रहा था, चिल्ला रहा था, दिनेश गर्ग जैन है बेचारे का नाम, उसको मैं फरवरी से देख रहा हूँ कि वो जंतर मंतर पे था, और उसके बाद में कुछ दूरियाँ हुई, और यहीं पे साहब का ने इनको समाज वाले को कईयों लोगों को हटाया और 1-1.5 महीने तक आने नहीं दिया था जंतर मंतर पे। उस लड़के को मोहन रंजन ने क्या क्या बोल रहे हैं भाई, वो भी यही बोल रहा कि भाई साहब अगर मैंने एक को किसी को प्लेटफॉर्म दिया होता तो मैं किसी का पक्ष लेता। मेरे पास तो जो भी आते हैं मैं उनका पक्ष सामने रख देता हूँ। मेरे दिल के अंदर सेना के साथ में जो भी मेरे सैनिकों के साथ में भेदभाव हुआ वो मेरे दिल के अंदर घर कर गया है। मेरी 7 पीढ़ी में कोई फौजी नहीं है, लेकिन मैं फौजी ना होते भी जानता हूँ कि भाई मैं मरूँ तो फौजी की तरफ मरूँ, फौजियों के संघर्ष के लिए मरूँ।
मैं दाद देता हूँ उस लड़के की। उसके दिल में क्या है मुझे नहीं पता है, कितना कड़वे सवालों वाला ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, जो मैं बोला वही उन्होंने सुना और वो वीडियो उन्होंने डाल दिया। लेकिन उसने अपना प्लेटफॉर्म हमारे को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी भाई। वो निस्वार्थ होकर आपको दे रहा है। वो आप, अगर हम एफ वाले जाते हैं, कोई, मैं एफ में हूँ, हम जाते हैं तो हमारा बंदा जो बोलता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। अगर कोई संयुक्त मोर्चा से आ गया उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है। अगर उस साहब का कोई चला गया है, भाई ठीक है, अपनी बात रखो। लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक आ जाओ, अगर एक सिविलियन अगर ये बात बोल सकता है तो उसमें हमें दिक्कत कहाँ पर है और तकलीफ क्यों है? एकता के लिए तो बोल रहा है ना। उसने कहीं किसी को ना तो गाली दी, ना किसी को उन्होंने मतलब वो बोला, ना कुछ और बोला। और वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद में पाँव तक पकड़ रहा है। और प्रकट साहब के 1-2 मिनट की वीडियो की लाद रखने के लिए उसने 45 मिनट तक हाथ जोड़ के वो स्क्रीन के सामने बैठा रहा है। ठीक है ना, नहीं करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। मुझे पता नहीं उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई उसको यही बोलूँगा, अगर वो मेरा वीडियो सुने तो भैया तुम बहुत अच्छे आदमी हो, डरो मत। हम वकील है तो हमें तो कोर्ट के बाहर भी सुनना पड़ता है, अंदर भी सुनना पड़ता है, पत्रकारों को भी अंदर सुनना पड़ता है, बाहर सुनना पड़ता है। अगर निष्पक्ष पत्रकार तो सबकी सुनना पड़ता है। तो वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ चलना है हमने। कोई हमें कुछ भी बोले, इस वीडियो के बाद में कोई मेरे को दल्ला बोले, गल्ला बोले, वो बोले, पागल बोले, मुझे क्या मतलब है? मुझे ओनली वो जवाब देना था कि भाई मुझे तो पागल सूबेदार बोलता जैसलमेर वाला पागल नहीं है। उसकी सेना में वो इतिहास बना के आया। वो आपका इतिहास भी मैंने अच्छी तरह से, जो आपके सीनियर जेसीओ है, आपके हेड क्लर्क है, वो आपके जो प्लाटून हवलदार है, वो आपके यहाँ कम से कम 50% यहीं आपकी यूनिट के बैठे हुए हैं। कल भी मिले थे मेरे को, और कल भी वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई साहब हम पोस्टर पढ़ते हैं तो कपिल गिर आपके बीच में क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं चल रहा है। आप लोगों के साथ में रहा, आपने कभी उसको बोलने की तमीज़ नहीं सिखाई, बस वही मेरे को अच्छी नहीं लगती है तो मैं करता हूँ। और प्रकट बाबू के लिए प्लीज़ हमारे बीच में मत खाई को दो, ठीक है ना। और प्रकट बाबू की अगर मैं अभी उनसे बात करके अगर वीडियो रिलीज़ करूँ कि एक शब्द ही अगर वो मेरे बोल दे कि भाई ओम प्रकाश जी, आपने पूछ लो आप फ़ोन करके कि जैसलमेर से ओम प्रकाश जी फ़ोन आता तो आप दोनों की बात कैसे होते हैं, मैं पैरी पौना बापू कहता हूँ और 40 मिनट बात करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बापू मालिक तेरे को यहाँ से ले तो सच्चे पातशाह वाहेगुरु का नाम लेके तिरंगा झंडा लेके रामलीला मैदान के अंदर अंत समय में आ जाना और सबके भेद खोल देना कि मैं तो इस तिरंगे के लिए तुम्हें एक कर रहा था कि तुम्हें कुछ मिल जाए, तुम ही लोग इसके नीचे नहीं आए तो मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए भाइयों मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे सारे मिलके अगर मान लो हमारी परसेंटेज बन रही चुनाव की तो चलो भाई, जहाँ मतलब बहुमत है जाना पड़ेगा हमें। अल्पमत की सरकार थोड़ी चलती है। तो अगर बहुमत बनता है तो हमें जाना चाहिए, और बहुमत नहीं बनता है और मान लो हमें संदेश देना है तो उनकी बात को भी गौर कीजिए कि भी ठीक है हमें ये काम करना है। लेकिन ये कह देना, मुझे लास्ट में एक बात याद आ जाती है कि इस हिंदुस्तान में पहले ज़माने में बहुत छुआछूत बहुत चलती थी, आज नहीं चलती है। छुआछूत बहुत चलती थी, आज भी गांव में कई जगह है, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बचपन में जैसे हम बालक थे, हमें नहीं पता कि वो बच्चा कौन सी कास्ट का है, और हम उनके साथ में कबड्डी खेलते थे, कबड्डी लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे। और जैसे ही घर में हम पहुँचते थे, हमारे से पहले कोई पहुँच के चुगली कर देता था, बोला कि जी ठाकुर तो ठकुरानी बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे तो दादी बोलते, बोल दादी आपका लड़का है जो फलाने से लड़ा, और वो अछूत जैसे सब यूज़ करते थे। तो मेरे को तो पता नहीं है ना। अब घर पहुंचा तो मैं तो बोला माँ मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उससे कुश्ती लड़ी है, मैंने कौन सा उसका जूठा खाया या उसे घर खाना खा के आया हूँ, तुम लोगों को होगा। लेकिन तब मुझे जवाब क्या मिलता था कि अगर तूने हाथ मिलाया तो भी बेटा नहाना पड़ेगा, और कुश्ती लड़ी तो भी नहाना पड़ेगा। तो अब हम एक उतारे हैं या
हाथ मिलाएं आप कुश्ती लड़े, बात तो वही है। राजनीति में तो नहाना पड़ेगा भैया हमें। जुबान किसी की बंद नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि जो वीडियो में ओम प्रकाश जाजड़ा बोल रहा है वही सही है। नहीं भाई, 1000 बार गलत हो सकता हूँ, लेकिन गलत होऊंगा तो माफ़ी भी मांगूंगा कि भाई मैं गलत बोल गया, मुझे माफ़ करो। जैसे कल वो लड़का अपनी इज्जत के लिए माफ़ी मांग रहा था, वो किसी के डर से नहीं मांग रहा था, इज्जत के लिए। इसलिए भाई साहब, मैं विशेष तौर से, क्योंकि आपने मेरे को पर्सनली कितने मैसेज किए वो मैं यहाँ एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, कैसे कैसे वर्ड में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम वो बोलते हैं ना एक कहावत, खुदा का खौफ खाओ यार, कुछ तो बख्श दो, कुछ तो खुद अपनी भी इज्जत समझो ना कि मेरी भी कोई इज्जत है। मेरे को भगवान एक जुबान दी है, और ये जुबान इसलिए दी है कि मैं दुनिया में कितने लोगों से प्यार कर सकता हूँ, प्रेम कर सकता हूँ, और उस प्रेम के सहारे कैसे मैं अपनी दुनिया को संवार सकता हूँ। इसलिए मुझे माफ़ करना। मेरे यही पॉइंट थे। ORP के बारे में 2 ही शब्द कहूँगा कि भाई जो हमारी 7वां पे कमीशन था उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना कोई वो बात है। जो ORP जो हमारी 1 आई थी उसमें जो पहला पार्ट था हमारे को 15 से पहले मिल गया, जो 15 में मिल गया था, तो उसमें जो 6 पे कमीशन की पेमेंट प्लस ORP 1 का पैसा मिलके फिर मल्टीप्लाई हुआ तो वो ज़्यादा हो गया। और 7 पे कमीशन में सभी की फिक्सेशन कर दिया। जब एक लेफ्टिनेंट कैप्टन को जो उस अलग टेबल होती थी उसको भी नए रिक्रूटमेंट लेफ्टिनेंट कैप्टन के साथ में कर दिया, तो फिर आप दूसरी में भी हमारे से पीछे हो, और तीसरी में भी अगर हमारे बराबर आ गए तब आपको जाके चौथी में कुछ मिलेगा। तो जिन साहब बहनों को नहीं मिला है वो आज भी आप किसी भी से पूछना जो 16 के बाद में आया, उससे पेमेंट तो आपकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि आपका मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 6 पे कमीशन की जो आपकी फिक्सेशन, साथ में जो आपका ये सब को जो साथ में ORP 1 का पैसा मिला के फिर आपका अपना 2.68 से हुआ JCUs का। JCUs का 2.57 से नहीं है। और हमारे जो ये जितने भी फैक्टर लिए गए हैं ये हमारे 6 फैक्टर है, 2.57 से लेके 2.81 तक, सबको अलग अलग है। एक ही में मत तोलो, किसी को भी मत तोलो एक। तो मैं माफ़ी चाहते हुए, मेरे से कोई गलती हो गई, बोलने में कोई शब्द ऐसा हो गया, और बाकी भी सबसे, और प्रकट बापू से विशेष तौर से, बापू फिर पैरी पौना। मैं जैसलमेर से वही थोड़ा पुत्र ओम प्रकाश जाजड़ा, रैंके तो फौज में रह गई, बेटा बेटा ही होता, बाप बाप ही होता है। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा मेरा भाई मेरा प्रचार कर रहा है, उसको रोको बापू, रोको उसको, नहीं तो नुकसान हमें ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।